हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। लक्ष्य सीरीज का डे 13 होगा और आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस मीन्स लघु व्यवसाय और उपक्रम। ठीक है, यहाँ हम डिस्कस करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए यहाँ पर दो सीरीज चल रही हैं, एक आपकी फतेह सीरीज और एक आपकी लक्ष्य सीरीज। फतेह सीरीज को आप जरूर देखें, वहां आप डिटेल से पूरी प्ले लिस्ट आपको मिलेगी हमारे चैनल पर। आप प्ले लिस्ट में जाएं और प्ले लिस्ट को चेक करें। ऐसा ना हो कि बीच में से वीडियो देखें, बीच में से नहीं देखनी है। आपको पूरी प्ले लिस्ट को देखना है, तभी आपको समझ में आएगी कि हाँ, हम तैयारी कैसी करा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर भी आप देखेंगे कि लक्ष्य सीरीज में एक दिन आपको कॉन्सेप्चुअल वीडियो मिल रही है और एक दिन आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल रहे हैं रामबाण प्रश्न। तो आप इसको डेली वीडियो को देखते रहिए, और अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। वी नीड योर सब्सक्रिप्शन। सो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। देखिए, इस चैप्टर में सबसे पहले तीन वर्ड्स हैं जिनमें कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना है। तीनों वर्ड का डिफरेंस पता होना चाहिए। तो देखिए, एक है आपका एंटरप्रेन्योर, उद्यमी। मतलब ये एक व्यक्ति होता है, एक पर्सन होता है। और एंटरप्रेन्योरशिप ये एक प्रोसेस होती है। उद्यमिता मतलब ये एक प्रक्रिया होती है। ठीक है। और एक होता है एंटरप्राइज, मतलब जो रिवॉर्ड मिला है, जो उद्यम प्रतिफल है, जो बनकर तैयार हुआ है, वो है आपका एंटरप्राइज। तो आपको याद रखना है, ये व्यक्ति और ये प्रोसेस और ये होता है आपका रिवॉर्ड। मतलब ये व्यक्ति, प्रक्रिया और प्रतिफल, ये आपको याद रखना है। उसके बाद बात आती है कि ये उद्यमिता जो है, इसकी नीड और इम्पोर्टेंस क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप क्यों जरूरी है। सबसे जरूरी होता है आपका ये जानना कि आखिर एंटरप्रेन्योरशिप क्यों जरूरी होता है। ठीक है। तो देखिए, ये जरूरी क्यों होता है कि हर देश की जो विकास डिपेंड करता है, हर देश का डेवलपमेंट वो डिपेंड करता है आपके इकोनॉमिक वेलफेयर पर। वो डिपेंड करता है आपके इकोनॉमी पर। किस पर डिपेंड करता है? वो इकोनॉमी पर डिपेंड करता है कि किस देश की इकोनॉमी कैसी है। ठीक है। तो इस इकोनॉमी को शुरू करने के लिए इकोनॉमी डिपेंड होती है किस पर? उद्यम पर। जो एंटरप्राइज होते हैं, मतलब आप ऐसे समझते हैं बिजनेस होते हैं, बिजनेस पर डिपेंड होती है। और ये क्या कोशिश करता है? ये कोशिश करता है कि जितने भी विदेशों से आयात वस्तुएं की जा रही हैं, उनका विकल्प खोजा जाए। जितने भी आयात हो रही हैं चीजें, उनका विकल्प खोजा जाए। और जितने भी हमारे उपभोक्ता हैं, जितने भी हमारे कंज्यूमर है, जो दूसरों से ले लेकर चीजों को यूज करते हैं, उन्हें अपने देश में ही तैयार किया जाए। और साथ ही जो निर्यात है, निर्यात करने वाली वस्तुएं और सेवाएं भी बनाई जाएं। उससे क्या होगा? देश का विकास होगा। तो इसलिए इसकी कुछ जरूरत होती है। अच्छा, इसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं यहाँ पर। कुछ ये पॉइंट्स है कि आखिर इसकी जरूरत क्यों होती है। देखिए, नंबर वन है आपका लाइफलाइन ऑफ द नेशन, एक राष्ट्र की जीवन रेखा। देखिए, अगर आप किसी देश को देखना चाहते हैं, जैसे आप यूएसए की ही बात कर लें, अगर आप कह रहे हैं कि यूएसए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा चल रहा है, या वे विकसित देश है, ठीक है, तो आप उसको विकसित कैसे कर सकते हैं? आप कैसे मेजर कर सकते हैं? तो देखिए, आपको देखना पड़ेगा, इस देश का विकास के लिए आपको देखना पड़ेगा कि इस देश की उद्यमिता कैसी है। उद्यमिता मतलब इसकी एंटरप्रेन्योरशिप कैसी है इस देश की। अगर इस देश की एंटरप्रेन्योरशिप है, मतलब जो आपकी एंटरप्रेन्योरशिप होती है, वो किसी देश की लाइफलाइन होती है। किसी भी देश का अगर विकास या डेवलपमेंट आपको मेजर करना है, चेक करना है, तो आप क्या देखेंगे? उस देश के एंटरप्रेन्योरशिप को देखेंगे कि उस देश का एंटरप्रेन्योरशिप कैसा है। तो लाइफलाइन होती है किसी भी देश की। ठीक है। अगर उस देश के एंटरप्रेन्योरशिप को आप देख रहे हैं, वो डेवलप है, तो वो नेशन भी डेवलप होगा। नेक्स्ट है प्रोवाइड इनोवेशन, नवाचार प्रदान करना। एक एंटरप्रेन्योरशिप ही होता है जो नवाचार लाता है, जो प्रोवाइड करता है इनोवेशन, कुछ नया करता है, नई नई टेक्नोलॉजी लाता है, नई नई टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देता है। उसके बाद है आपका ग्रो ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था का विकास। देखिए, जैसा मैंने अभी बताया था अभी पीछे, कि देखिए किसी भी देश का अगर डेवलपमेंट देखना है, अगर किसी भी देश का डेवलपमेंट देखना है, तो उस देश का देखना पड़ेगा उद्यम, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप उस देश की देखनी पड़ेगी। तो एक देश की एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़िया करने में, विकास करने में, डेवलप करने में उद्यमी का ही बहुत बड़ा योगदान होता है। वही नवाचार लाता है और वही नई नई
जो परिवर्तन होते हैं उनको लाता है। नेक्स्ट है आपका इंक्रीज प्रॉफिट, लाभ में वृद्धि। देखिए हमेशा जो उद्यमी होता है, जो एंटरप्रेन्योर होता है, वो हमेशा क्या करता है, लागत को कम करने की कोशिश करता है। उसकी कोशिश होती तो कि कैसे भी खर्चे कम हो, लागत कम हो। वह हमेशा जितने भी संसाधन होंगे उनका इष्टतम बेहतरीन प्रयोग करना सोचता है, कि जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनका अच्छे से अच्छा यूज हो, उनका अधिक से अधिक यूज हो, सॉरी उनका कम से कम यूज हो, और उनका विकास भी साथ साथ होता रहे। और लागत में कमी से क्या होगा कि उसका जो काम है प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, और जो वो अपने बिजनेस को बढ़ाना चाह रहा है उससे बिजनेस भी बढ़ेगा, और साथ साथ में बिजनेस बढ़ेगा तो देश भी बढ़ेगा। इसका मतलब वो क्या करता है, प्रॉफिट इंक्रीज करता है लागत में कमी लाकर, रोजगार के अवसर देता है। देखिए उद्यम क्या करता है, उद्यमिता में ही रोजगार के अवसर मिलते हैं जिससे कोई देश आगे बढ़ता है, सोशल बेनिफिट बढ़ते हैं। देखिए जब रोजगार मिलता है तो समाज के जो व्यक्ति हैं उनका स्टैंडर्ड भी, जीने का स्टैंडर्ड भी, उनका जीवन का स्टैंडर्ड भी बढ़ जाता है, इससे देश भी आगे बढ़ता है। अगर बात करें यहाँ पर उद्यमिता की प्रक्रिया की, कि जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसकी प्रक्रिया क्या होती है, उसमें क्या होता है, तो देखिए सबसे पहले खोज की जाती है, स्वयं की खोज, सेल्फ डिस्कवरी। सबसे पहले क्या की जाती है, इसमें क्या होता है, इसमें उद्यमी जांच करता है कि जो उसकी शक्तियां क्या हैं और उसकी कमजोरियां क्या हैं, वह क्या कर सकता है अपने एक्सपीरियंस से, अपने अनुभव से। वो इस चरण में आते हैं, आपको याद करना है कि पहला स्टेप प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले क्या होगा, वो सेल्फ डिस्कवर करेगा, कि डिस्कवरी करेगा कि आखिर जो उद्यमी है उसकी, वो जांच करेगा, वो चेक करेगा क्या क्या उसकी शक्तियां हैं, स्ट्रेंथ क्या है उसकी, और उसकी वीकनेस क्या है, वो यहाँ पर करता है। उसके बाद क्या करेगा वो, अब अवसरों की पहचान करता है। वो देखता है अपनी कमियों को पहचान करने के बाद, फिर वो देखता है अपनी समस्याओं का पता लगाता है, सोचता है कि जो मेरी कमियां हैं या मेरी जो समस्याएं हैं उनको मैं कैसे दूर कर सकता हूँ, या अपने अवसर की प्राप्ति या अवसर का फायदा मैं कैसे उठा सकता हूँ, जो भी मुझे अवसर अपॉर्चुनिटी मिल रही है अपनी कमजोरियों को दूर करके। नेक्स्ट है आपका जनरेटिंग एंड एवलेटिंग आइडिया, जो उसके विचार हैं, उनके आइडियाज हैं, वो देखता है कि इन आइडियाजों का मूल्यांकन करता है। वो देखता है कौन सा मेरा आइडिया अच्छा है और किससे हम मैं आगे बढ़ सकता हूँ, या मेरा उद्यम आगे बढ़ सकता है। उसके बाद प्लानिंग करता है, नियोजन करता है, नियोजन बहुत जरूरी होता है। उसके बाद क्या करता है वो, नियोजन करता है, और नियोजन करने के बाद फिर अपना कोई स्टार्टअप, एक स्टार्टअप के लिए पूंजी एकत्रित करता है, क्योंकि बिना पूंजी के कोई भी स्टार्टअप नहीं शुरू होता है, और तब जाकर वो बनाता है अपना स्टार्टअप। ठीक है, देन उसको उसकी वृद्धि करता है, और वृद्धि के बाद जो भी उसका प्रोडक्ट बनता है उसको वो बेचकर, उपज मतलब हार्वेस्ट, हार्वेस्ट में क्या आता है कि वो जो भी बनाता है उसको बेचकर अपने प्रॉफिट में वृद्धि करता है। नेक्स्ट इसमें देखेंगे हम स्टार्टअप इंडिया स्कीम। तो यहाँ पर हम स्टार्टअप इंडिया स्कीम के बारे में पढ़ने वाले हैं कि ये क्या थी। देखिए स्टार्टअप की बात करेंगे तो स्टार्टअप क्या है, स्टार्टअप एक पहल है भारत सरकार की। स्टार्टअप क्या है, स्टार्टअप है एक पहल, किसकी पहल है, भारत सरकार की। भारत सरकार की एक भारत सरकार की एक पहल होता है ये आपकी स्टार्टअप। इस ये कब शुरू हुआ था, इसकी जो सबसे पहले जो शुरू हुआ था, इसकी शुरुआत कब की गई थी, वो शुरू हुआ था ये आपका 15 अगस्त, 15 अगस्त 2015। 15 15 आपको ये याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये किसके द्वारा शुरुआत की गई थी इसकी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरुआत की गई थी इसकी। अच्छा इसकी अगर बात करें कि यहाँ पर जो था, इसने क्या किया कि जितने भी उद्यम थे उनको दो भागों में बांटा। इसने कहा तो एक तो पुनः पुनर्संरचना करके नहीं बनाना है, जो भी आप स्टार्टअप शुरू करेंगे वो दोबारा से किसी बने हुए को उसकी पुनः संरचना नहीं करनी है। और दूसरी बात ये थी कि जो आपका व्यवसाय है, जो आपका उद्यम है, इसके अस्तित्व में 25 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये भी बात थी कि इसका जो टर्नओवर है, इसका टर्नओवर है, अगर आप स्टार्टअप में रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, आप स्टार्टअप चला रहे हैं, तो इसकी जो टर्नओवर है वो 25 करोड़ से कम होना चाहिए।
ठीक है, 25 करोड़ से कम होना चाहिए। ये भी बात थी इसमें, 25 करोड़ से कम होना चाहिए। इसके लिए भारत सरकार ने ये जो योजना चलाई, इसमें भारत सरकार ने इसको बढ़ावा देने के लिए, इसको प्रोत्साहन देने के लिए काफी कुछ कदम उठाए हैं। अब वो कदम क्या क्या हैं उनकी हम यहाँ पर बात करेंगे, क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इनकी बातें करेंगे हम। जैसे नंबर 1 की बात करें, नंबर 1 पर है कोई जांच नहीं। इसमें कोई जांच नहीं होनी है, कोई जांच नहीं, कोई जांच नहीं। ये पहला बेनिफिट था, पहला फायदा था। मतलब जो श्रम कानूनी आदि के संबंध में 3 वर्षों तक कोई जांच नहीं, और वो भी क्या, 3 वर्षों तक, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। 3 वर्षों तक कोई भी, अगर आप स्टार्टअप शुरू करते हैं तो उसकी कानूनी जांच कोई भी नहीं होगी 3 साल तक। ठीक। दूसरी बात, पंजीकरण, अगर इसके रजिस्ट्रेशन की बात करें, अगर इसके पंजीकरण की बात करें, तो इसके पंजीकरण में भी क्या था, पंजीकरण में भी ये था कि सरकार ने अप्रैल 2016 में एक मोबाइल ऐप और एक पोर्टल लॉन्च किया था। वो क्या करता था, एक ही दिन में पंजीकरण कर देता था आपके स्टार्टअप। अप्रैल पंजीकरण जो था, वो उसके लिए क्या था, मोबाइल ऐप, मोबाइल ऐप लॉन्च किया था 2016 में, जो एक ही दिन में, ये बात आपको याद रखनी है क्यों यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक ही दिन में पंजीकरण के लिए, पंजीकरण के लिए ऐप था जो एक ही दिन में पंजीकरण कर देता था। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी। पहले क्या थी, इसकी कोई जांच नहीं होनी 3 वर्षों तक अगर आप कोई स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं। और दूसरा, पंजीकरण जो था, मोबाइल ऐप एक लॉन्च किया गया, उसमें एक ही दिन में इसका पंजीकरण हो जाता था। तीसरी बात यहाँ थी कि आयकर में छूट, तीसरी थी आयकर में छूट। डिडक्शन किस में, डिडक्शन था आपका इनकम टैक्स में, आयकर में छूट भी यहाँ पर दी गई। तो अगर आयकर की छूट की बात करें यहाँ पर, तो ये भी 3 वर्षों के लिए उपलब्ध थी। ये भी कितनों के लिए उपलब्ध थी, 3 वर्षों के लिए। ये भी कितने, इसको लिख देते हैं यहाँ, 3 वर्षों के लिए इसमें आयकर की छूट दी गई थी। फोर्थ क्या है, आपको इसमें जो फोर्थ बात ध्यान रखनी है, जो पूछ ली जाती है आपसे, इसमें क्या था, पूंजीगत लाभ में भी छूट थी। पूंजीगत, कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट, पूंजीगत लाभ, पूंजीगत लाभ को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट। पूंजी का लाभ का जो कर था, उसमें भी छूट दी गई थी। ठीक है, उसमें भी छूट थी अगर पूंजीगत लाभ होता है। और ये भी कितने दिन के लिए थी, ये भी 3 वर्षों के लिए थी। ये छूट भी 3 वर्षों के लिए थी अगर आप स्टार्टअप शुरू करते हैं। पांचवी बात इसकी क्या थी, जो काफी इंपॉर्टेंट थी, वो ये थी, अगर आप पेटेंट, कॉपीराइट कराते हो, पेटेंट कराते हो, ठीक है, कॉपीराइट या पेटेंट कराते हो, पेटेंट और बौद्धिक संपदा, मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, बौद्धिक संपदा में लाभ, बौद्धिक संपदा में लाभ था। अब ये लाभ क्या था, ये लाभ क्या था, अगर आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट लेते हैं, मतलब आप पेटेंट कराते हैं, तो उसमें सरकार आपको 80% छूट देगी, 80% छूट देगी। इसका मतलब आपको शुल्क का केवल 20% ही देना होगा, देना, क्या है, छूट। इसमें क्या है, जो भी शुल्क होगा, स्टार्टअप आप अपना शुरू करें तो उसमें आपको केवल 20% ही देना होगा, देना होगा। बाकी आपको छूट मिल जाएगी। ठीक है। और 6 पॉइंट जो इसका आपको याद करना है, वो क्या है, कि स्टार्टअप के लिए एक फंडिंग योजना थी, स्टार्टअप के लिए एक फंडिंग योजना थी। और स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ का फंड और क्रेडिट गारंटी के लिए 5 करोड़ की घोषणा की गई थी। इसमें जो घोषणा की गई थी,
वो 10,000 करोड़, 10,000 करोड़ फंड और 500 करोड़, 500 करोड़ क्रेडिट गारंटी, क्रेडिट गारंटी। ठीक है, ये गारंटी दी गई थी, गारंटी योजना थी। ठीक है, और यही नहीं, इसमें एक बात और थी कि इसमें विदेशों से भी सहायता प्राप्त की जा सकती थी। इसका जो मेन पॉइंट था, और मेन पॉइंट सातवां लिख लेते हैं। विदेशी सहायता, विदेशी सहायता, विदेशी सहायता, विदेशी सहायता प्राप्त की जा सकती थी। विदेशों से भी सहायता प्राप्त की जा सकती थी। ठीक है, और इसीलिए अगर हम जापान की बात करें, इसीलिए हम खाली जापान की बात करें अगर, तो जो जापान का सॉफ्ट बैंक था, जो बैंक था सॉफ्ट बैंक था जापान का, जापान का सॉफ्ट बैंक, जो जापान का सॉफ्ट बैंक था, अगर खाली उस बैंक की हम बात करें, तो उसने स्टार्टअप में $2 बिलियन का निवेश किया। बैंक ने बैंक ने दो दो बिलियन, $2 बिलियन का निवेश किया, का निवेश किया, इन्वेस्ट किया मतलब, इन्वेस्ट किया, इतना निवेश किया उसने। तो ये बातें आपको जरूरी थी जो इसमें याद रखनी थी। ठीक है, स्टार्टअप के बारे में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। आगे बात करें अगर यहाँ पर, अच्छा, अब इसमें एक वर्ड जो जरूरी है वो है आपका, जिसका हमें यहाँ डिस्कस कर लेना चाहिए, वो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ठीक है, ये भी यहाँ पर हमें डिस्कस इसका जरूर करना चाहिए। किसका? आईपी सिस्टम का, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ये क्या होता है? देखिए, इसमें आते हैं आपके कॉपीराइट भी आता है, पेटेंट भी आता है, ट्रेडमार्क भी आता है। अब बात करेंगे कॉपीराइट की। तो कॉपीराइट क्या है? देखिए, अगर आपने कोई ऐसा काम किया है जिसकी आप प्रतिलिपि को संरक्षित करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका जो काम है, जो आपने कोई काम किया है, जैसे कि आपने कोई मूवी बनाई है, कोई आपने स्क्रिप्ट लिखी है, आप चाहते हैं कि उसको की कोई कॉपी ना कर ले, तो आप उस पर अपना अधिकार रजिस्टर्ड करा सकते हैं कि ये मेरे अधिकार में है, ये मेरी है, इसको कोई कॉपी नहीं कर सकता। आप उसका कॉपीराइट करा सकते हैं। जैसे आपने कोई गाना गाया, कोई उसकी कॉपी ना कर ले, तो आप उसको क्या करा सकते हैं? उसका कॉपीराइट करा सकते हैं। पेटेंट क्या है? अगर आपने कोई मेडिसिन बनाई है, या कोई और आपने कोई विधि का आविष्कार किया है, ठीक है, किसी विधि का आविष्कार किया है, या आपने कोई मेडिसिन बनाई है, तो आप उसका भी प्रॉपर आप उसका भी क्या करा सकते हैं? अपना राइट करा सकते हैं, उसको रजिस्टर्ड करा सकते हैं अपना राइट, के दूसरा कोई कॉपी ना कर सके। ट्रेडमार्क कोई निशान हो सकता है, कोई नाम हो सकता है। जैसे अगर हम नाइक की बात कर लें, तो नाइक में आपने देखा होगा, नाइक में ऐसे निशान होता है राइट का, तो इसको कोई कॉपी नहीं कर सकता, क्योंकि नाइक कंपनी ने इसको रजिस्टर कराया हुआ है। तो ये कोई नाम हो सकता है ट्रेडमार्क, या कोई चिन्ह हो सकता है। आप इसको भी क्या करा सकते हैं? रजिस्टर्ड करा सकते हैं, दूसरा इसको फिर कोई कॉपी नहीं कर सकता। तो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में ये तीनों चीजें आती हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं यहाँ पर लघु व्यवसाय, स्मॉल बिजनेस के बारे में बात करेंगे। स्मॉल बिजनेस क्या है? तो जो बात करेंगे यहाँ पर व्यवसाय की लघु की। देखिए, लघु भी आ जाएगा, हम यहाँ पर अगर हम बात कर लें एमएसएमई की, तो इसमें आपके सभी शामिल हो जाएंगे, और यहाँ से क्वेश्चन निकलते भी हैं। तो हम यहाँ पर बात करेंगे किसकी? एमएसएमई की, एम एस एम ई,
जो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको देख लेते हैं। ठीक है, एमएसएमई आपको पता तो होगा ही। माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइजेस। तो इसका पता क्या होना जरूरी है, जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है वो हमें ये देखना है कि जो माइक्रो होगा, स्मॉल होगा, मीडियम होगा, एंटरप्राइजेस, ये तीन की कैटेगरी कैसे कैसे होंगी। हमें रिवाइज्ड क्लासिफिकेशन जो हुआ है एमएसएमई क्लासिफिकेशन आपको बता देता हूँ, जो आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है। मुझे सब कुछ नहीं करना है यहाँ, मुझे वही बताना है जहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो क्लासिफिकेशन देखेंगे हम। देखिए क्लासिफिकेशन ये है, पहले मैन्युफैक्चरिंग का अलग था और सर्विस सेक्टर का अलग था, लेकिन अब मैन्युफैक्चरिंग हो, अब आपका मैन्युफैक्चरिंग हो आपका, या आपका एंड, या आपका सर्विस सेक्टर हो। अब दोनों की हम बात करेंगे, सर्विस की दोनों की बात करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, देखिए अगर माइक्रो की बात करें हम, माइक्रो, तो पहला माइक्रो, और यहीं पर माइक्रो के साथ लिख लेते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, और फिर लिख लेते हैं आपकी मीडियम, मीडियम। ठीक है, तीनों को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ कहा गया है कि 1 करोड़ तक, कितना, 1 करोड़ तक, 1 करोड़ तक आपका अगर इन्वेस्टमेंट है, 1 करोड़ क्या है आपका इन्वेस्टमेंट है, 1 करोड़ क्या इन्वेस्टमेंट। अगर आपने 1 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट किया है तो ये आपका माइक्रो एंटरप्राइजेज होगा। और दूसरा 1 करोड़ के साथ ही, या आपने क्या किया हुआ है, 5 करोड़ का आपका, 5 करोड़ तक, 5 करोड़ तक क्या है, 5 करोड़ तक आपका टर्नओवर है। टर्नओवर कितना है, 5 करोड़ तक है। तो या तो टर्नओवर को देखो आप, ये कितना कितना होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 5 करोड़ तक, और ये 1 करोड़ तक होना चाहिए इन्वेस्टमेंट, तो वो क्या होगा आपका माइक्रो एंटरप्राइजेज। ठीक है, उसके बाद अगर स्मॉल की बात करें तो स्मॉल में क्या होना चाहिए, यहाँ 5 करोड़, 1 करोड़ से ज्यादा, और 10 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट, 10 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट क्या होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट। तो ये क्या होता है, ये स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेज होता है। ठीक है, और अगर इसकी टर्नओवर देखें तो टर्नओवर कितना होना चाहिए इसका, 50 करोड़ रुपीज। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये है आपका टर्नओवर, टर्नओवर। तो ये क्या हो जाएगा आपका स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेज। उसके बाद मीडियम, मीडियम की बात करें तो मीडियम में जो इन्वेस्टमेंट होगा, मीडियम में जो आपका इन्वेस्टमेंट होगा उसकी बात करें तो यहाँ पर उसका जो दिया हुआ है वो है आपका 20 करोड़। 20 करोड़ तो होगा आपका इन्वेस्टमेंट, और आपका 100 करोड़ रुपए तक ये होगा आपका टर्नओवर। ठीक है, तो आप अब इसको बता सकते हैं स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेज है, माइक्रो एंटरप्राइजेज है, या मीडियम एंटरप्राइजेज है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने बिजनेस में 2 करोड़ रुपए लगाए, कितने, 2 करोड़ रुपए लगाए, तो इसको मैं माइक्रो कहूंगा, स्मॉल कहूंगा, या मीडियम। तो आप 2 करोड़ इन्वेस्ट किया है मैंने, पैसा दे, देखिए ये रहा। 1 करोड़ से ऊपर किस में आ जाता है आपका माइक्रो में, और 10 करोड़ से ऊपर, 10 करोड़ से स्मॉल में आ जाएगा। तो यहाँ क्या है आपका, ये आ जाएगा आपका 0 से 1 करोड़ तक, और यहाँ 1 करोड़ से 10 करोड़ तक, तो ये स्मॉल हो जाएगा आपका 2 करोड़ का। तो ये नई रेट थे, ये आपको याद रखना है इसको। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये था आज के लिए आपका कॉन्सेप्ट, और क्वेश्चन का क्या बनेंगे वो हम कल डिस्कस करेंगे इस पर। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।